हेलो गाइस, वेलकम टू अरुणोदय क्लासेस। मैं आपका अरुणोदय क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है मीनाक्षी पाल और आज हम बात करने वाले हैं आपके हिंदी प्रैक्टिस सेट की 7 की। इससे पहले आपके मैंने 6 हिंदी के प्रैक्टिस सेट करा दिए। ये जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट आपके हो रहे हैं ये आपके एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो आपकी वैकेंसी है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाले हैं। और उसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें आपकी हिंदी आती है तो उसके लिए भी आपकी ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही ज़्यादा आपके क्या हो जाएंगे, आपके लिए कारगर सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारे प्रैक्टिस सेट देख लेने और अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल रहा है कि मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 6 करा दिए। ये हमारा कौन सा सेट है, 7 है। ठीक है, तो फिर क्लास अपनी हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार हैं। देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें लिखा हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार हैं। प्रकार पूछे गए हैं हमसे, ध्यान से देखना। और पूछा क्या गया है, वर्णों के प्रकार पूछे गए, कितने प्रकार हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। फर्स्ट ऑप्शन है 4, बी है आपका यानी कि 3, सी है आपका 1 और डी है आपका 2। तो मैं आपको बता दूं इसके कितने प्रकार होते हैं। देखो सबसे पहले जान लेते हैं वर्ण क्या होते हैं। वर्ण आपको सभी को पता है, कहा जाता है हिंदी भाषा में जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे ध्वनि कहा जाता है हिंदी भाषा की, और उसी ध्वनि को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। और वर्णमाला में कितने होते हैं, हमारे 52 होते हैं। 52 वर्ण होते हैं ना, 52 वर्ण होते हैं। और इन्हीं वर्णों को क्या है, 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। किस में किया गया है, स्वर में और आपके किस में, व्यंजन में। ये बात तो आप सभी जानते हैं ना। जो वर्ण हैं उन्हें 2 भागों में ही बांटा गया है, एक स्वर में बांटा गया है और एक व्यंजन में। स्वर की संख्या कितनी है आपकी, 13 है और व्यंजन की कितनी है, 33 है। ठीक है, तो वर्ण जो है वो 52 है, लेकिन हमसे पूछा वर्णों के कितने प्रकार है। तो वर्णों के हमारे 2 प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। इनकी संख्या भी मैंने आपको बता दी है। तो अब पढ़ लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में कहीं 2 दिख रहा है आपको, देखो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या, 2। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी, यानी कि 2 होते हैं वर्णों के प्रकार। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। देखो ये जो निगेटिव वाले क्वेश्चन है ना, हमें क्या करना है, इस पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। मैं हर बार जब भी आपको क्लास कराती हूँ तो ये बात आपको बता देती हूँ कि आपको जो ये निगेटिव वाले क्वेश्चन हैं इसमें नहीं लगा हुआ दिखता है और इस क्वेश्चन को क्या बहुत अच्छे से हमें पढ़ना होता है। हमारी पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो अपना 100% देते हैं, लेकिन पढ़ने में गलती हो जाती है। और क्यों हो जाती है, जल्दबाजी की वजह से। तो देखो जल्दी नहीं करनी है, जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो नहीं वाले इस चीज़ को ना माइंड में सेट कर लेने कि इसमें नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसमें पूछा है निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। अब बात कर लेते हैं उपसर्ग की। मैं कई बार इसकी परिभाषा आपको बता चुकी हूँ। उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो किसी भी जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसमें क्या है, परिवर्तन कर देते हैं और उसकी विशेषता बना देते हैं, तो उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। देखो हम क्या करते हैं, इनके संधि विच्छेद कर लेते हैं। 4 ऑप्शन ही दिए गए हैं आपको, हमें इन चारों में से ही अपना आंसर ढूंढना है, तो बाकी पर ध्यान नहीं देना। फिर अब ये सोच के आप क्या करना, क्वेश्चन हल करने से पहले ये नहीं सोचना है कि उपसर्ग होते कितने हैं। जितने भी होते हैं मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसके भी कई प्रकार दे रखे हैं, तो वो नहीं देखना, हमें इसी में ही ढूंढने हैं। तो इनका क्या कर लेते हैं, संधि विच्छेद कर लेते हैं। देखो फर्स्ट वाले का करते हैं संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा, अधि प्लस शाशी। क्या हो जाएगा, शाशी, अधि प्लस शाशी हो जाएगा। फिर आ रहा है बी आपका प्रशंसा। अगर मैं इसका करूं भी संधि विच्छेद, देखना क्या निकलेगा, प्रा प्लस अंशा निकलेगा, ये संशा निकलेगा। संशा ही निकल रहा है, कुछ और थोड़ी ना निकल रहा है। कोई संशा तो कोई शब्द होता ही नहीं है। ठीक है, संशा तो कोई शब्द आपका होता ही नहीं है, तो ये तो हो भी नहीं सकता। फिर भी क्या है, हमें तो देखना है संधि विच्छेद करके, संशा। ठीक है, फिर आता है विनाश, इसका भी संधि विच्छेद कर लेते हैं, वी प्लस नाश। देखो
उपसर्ग हो या संधि विच्छेद हो, संधि विच्छेद के 4 रूल होते हैं। क्या या तो इधर भी आपका सार्थक शब्द होने चाहिए, दोनों तरफ आपके सार्थक शब्द होने चाहिए, ठीक है। एक तरफ मूल होना चाहिए, एक तरफ सार्थक होना चाहिए, एक तरफ सार्थक होना चाहिए, एक तरफ मूल होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, तभी हम संधि विच्छेद करते हैं। कहा जाता है ना दो वर्णों के मेल को, सॉरी संधि विच्छेद कहा जाता है दो शब्दों के मेल को कहा जाता है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं तीसरा वाला, यानी कि डी, इसमें लिखा है प्रत्याशा, ठीक है। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा ना वो निकलेगा आपका प्रति प्लस आशा। क्या हो जाएगा आपका इसका संधि विच्छेद? प्रति प्लस आशा, ठीक है। तो प्रत्याशा इसमें हो जाएगा। अब देख लेते हैं हमारे संधि विच्छेद। देखो आदि प्लस शासी, शासी कहते हैं ना शासक को, तो इसका मीनिंग निकल रहा है संशय कोई वर्ड नहीं होता, नाश भी होता है और आशा भी होता है। तो हमारे तीनों तो सही है और एक ही गलत मिल रहा है, यानी कि सेकंड वाला प्रशंसा में कोई भी उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग हम प्रा निकाल सकते हैं लेकिन संशय किसी का भी अर्थ नहीं होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रशंसा हमारा कोई भी उपसर्ग इसमें नहीं लगा हुआ है, ठीक है। उपसर्ग आगे लगे होते हैं, मैंने आपको चारों के संधि विच्छेद करके बता दिए हैं। तो हमारे सेकंड आंसर, सेकंड के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड में देख लेते हैं। लिखा है क्रिया शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। देखो क्रिया शब्द है, क्रिया शब्द में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग यानी कि आगे लगाना पड़ेगा कोई वर्ड, है ना, यानी कि कोई शब्द इसके आगे लगाना पड़ेगा, तब क्या होगा? इसका अर्थ जो है विपरीत, विपरीत यानी कि उल्टा हो जाएगा, उसी तो बोलते हैं विपरीत, उल्टा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता कि वो इसका आंसर क्या है, तो चारों को रखकर देख लेते हैं। तो मैं क्रय में अन लगा दूं तो क्या हो जाएगा? अनक्रय। कोई शब्द बन रहा है क्या? ये अनक्रय कोई शब्द बन रहा है आपका? नहीं है। फिर लगा लेते आ, बी में आपका आ दे रखा, आक्रय। चलो आक्रय मान भी लो, तो किसका इसका विपरीत हो रहा है? क्रय और आक्रय होता है क्या कहीं पर? फिर आता है आपका प्रा, प्रा में लगा लेते हैं, प्राक्रय, प्राक्रय, तो क्रय का प्राक्रय हो जाता है क्या? फिर लास्ट ऑप्शन है डी, बी, बी और क्रय, तो ये हो गया आपका विक्रय। ये आपका सही है। अब देखो कैसे सही है। क्रय मतलब होता है आपका खरीदना और विक्रय होता है आपका बेचना। क्रय विक्रय आपने मैथ में भी पढ़ रखा होगा, ठीक है। कहते हैं ना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, उससे भी आपको पता चल जाएगा। जब हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप हो सकता है कि आप क्या पढ़ रहे होंगे, मैथ भी पढ़ ही रहे होंगे, तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा क्रय विक्रय, खरीदना बेचना, ठीक है। तो इसी का जो अपोजिट यानी कि इसका विपरीत अर्थ कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर इसमें बी लग जाता है क्रय में तो विक्रय हो जाएगा। तो थर्ड का हमारा आंसर क्या हो गया है? डी हो गया है, ठीक है। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, ठीक है। फोर्थ में पढ़ लेते हैं क्या दिया है। फोर्थ में दे रखा है संस्कृति का विशेषण है। देखो संस्कृति लिखा है ना, संस्कृत नहीं लिखा है, संस्कृति लिखा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, आंसर से ज़्यादा हमें अपने क्वेश्चन पढ़ने चाहिए जब हम तैयारी कर रहे हो। देखो आंसर तो सभी को पता होता है, हम रट भी सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन रटे नहीं जा सकते, ठीक है। क्वेश्चन को समझना पड़ता है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है। एक बार को ऐसा होता है हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता और हम आंसर पर टिक कर आते हैं, तो वो क्या होता है? हमारे गलत हो जाएंगे। अब गलत थोड़ी ना करने, अगर हम प्रैक्टिस कराई जा रही है तो आपको ये है। अभी क्या है, अभी आपकी प्रैक्टिस चल रही है, इसमें जो मिस्टेक हो जाएंगी कोई बात नहीं है। आप प्रैक्टिस करते करते क्या कहते हैं, हम सीख जाते हैं। तो हमारे लिखा है संस्कृति का विशेषण बताना। विशेषण क्या होता है? देखो विशेषण वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की भी विशेषता बताते हैं, यही तो होती है इसकी परिभाषा। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। तो पढ़ लेते हैं अब एक एक करके अपने ऑप्शन। सबसे पहले लिखा है सांस्कृतिक, फिर लिखा सांस्कृतिक, फिर लिखा संस्कृत और डी लिखा संस्कृत। तो आपका क्या राइट आंसर होगा इसमें? देखो इसमें जो सही है ना बिल्कुल, वो है आपका ए ऑप्शन, सांस्कृतिक बोला जाता है। कहते हैं ना हमारे देश की संस्कृति और संस्कृति, सब सुना होगा आप लोगों ने। तो ये क्या हो जाएगा? इसका विशेषण हो जाएगा। संस्कृति है, ये बात तो है, व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, लेकिन सांस्कृतिक इसका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछी गई है हमसे, ध्यान रखना।
पहले इसे ही देख लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है। जो शब्द यानी कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को और उसके गुण को बताने को क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक कहा जाता है। और अगर मैं अपनी परिभाषा के हिसाब से बताऊं, किसी विशेष नाम को हम क्या कह सकते हैं? व्यक्तिवाचक कह सकते हैं। एग्जाम्पल में मैं बोल दूं, जैसे कि हमारे देश में बहुत क्रिकेटर है ना, जो क्रिकेट खेलते क्रिकेटर हैं, तो ये क्या हो गए? ये आपकी हो गई व्यक्तिवाचक। अगर मैं बोल दूं कि महेंद्र सिंह धोनी जी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो वो किस में चले जाएंगे आपके? ये बताइए। वो आपके चले जाएंगे व्यक्तिवाचक में, सॉरी। नाम होगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, अगर काम होगा तो वो किस में चला जाएगा? जातिवाचक में चला जाएगा। क्रिकेटर हैं, टीचर हुए, डॉक्टर हुए आपके, वो क्या है सारे? वो सारे आपकी जातिवाचक, क्योंकि उनकी जाति के बारे में पता चल रहा है। लेकिन किसी भी डॉक्टर का नाम या किसी क्रिकेटर का नाम या किसी टीचर के नाम से क्या हो जाएगा? वो चला जाएगा व्यक्तिवाचक में आपका। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछी है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा गाय। देखो, गाय की कई सारी प्रजातियां होती हैं, सिर्फ इसमें गाय लिखा हुआ है, ध्यान से सोचना, ये गाय लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका जातिवाचक है। बी है पहाड़। देखो, पहाड़ तो कहीं भी है, उत्तराखंड में भी पहाड़ ही हैं आपके, कहीं और हिल स्टेशन चले जाओगे वहां पे भी आपको पहाड़ ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मैं किसी पहाड़ का नाम बोल दूं, हिमालय पर्वत का नाम, पर्वत भी बोल दूं, तो वो क्या हो जाएगा? वो उसकी जाति हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बोल दूं हिमालय पर्वत, तो वो व्यक्तिवाचक हो, क्योंकि मैंने उसका नाम बता दिया। अब वो क्या हो गया? एक स्पेशल हो गया है। ठीक है, एक प्रसिद्ध हो गया है, प्रसिद्ध चीज हो गई एक। सी पढ़ लेते हैं, यमुना। देखो, यमुना है एक नदी, नदी है, ये किसी नदी का ही नाम तो है। गंगा हो गई, ये भी तो नाम ही है। अगर यहाँ लिखा होता नदी, तो वो किस में चला जाता आपका? वो चला जाता आपका सॉरी जातिवाचक में। लेकिन यहाँ नाम आ गया है, फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन पढ़ेंगे। देखो, ऑप्शन सारे पढ़ने जरूरी हैं, हो सकता है फोर्थ ऑप्शन में कुछ अलग ही दे रखा हो। डी लिखा है आम। आम के भी कई प्रकार होते हैं। अब गर्मी आएंगी ना, तब आप आम खाओगे, सब अलग अलग वैरायटी के आम आएंगे आपके यहाँ पे भी। ठीक है, तो हम लोगों को नामों के नाम भी पता चल जाते हैं, दशहरी हो गया और पता नहीं कौन कौन से आम के नाम होते हैं। फिलहाल इसमें क्या है, हमारा यमुना जो है वो हमारा व्यक्तिवाचक है, क्योंकि यहाँ नदी नहीं लिखा, नाम लिखा है। चाहे यहाँ पे गंगा नदी लिखा होता, सॉरी गंगा लिखा होता, ब्रह्मपुत्र लिखा होता, वो भी किस में चला जाता? हमारा व्यक्तिवाचक में चला जाता। तो फिफ्थ का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, उसका राइट आंसर सी, यमुना हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर देखो क्लास आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 6 लिखा है, इनमें से एक क्रिया विशेषण है। एक क्रिया विशेषण, देखो ये क्वेश्चन आपका आरआरबी सन 2009 में आया हुआ है। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड में जो आपके एग्जाम होते हैं, स्टेनो का हो गया, टीसी का हो गया, जो भी आपका एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, तो क्या इनमें से एक क्रिया विशेषण है? पहले बात कर लेते हैं क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण वो होते हैं जो क्रिया की भी विशेषता बताते हैं। क्या है? क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया की भी विशेषता बताते हैं। अब बात कर लेते हैं क्रिया। क्रिया हमारा कोई भी काम हो सकता है, जैसे मोहन बाजार जाता है। ठीक है, मोहन बाजार जाता है, जाता है तो वो क्या है आपका? वो आपका क्रिया हो गया। ठीक है, क्या हो गया? क्रिया हो गया। यहाँ लिखकर बता देती हूँ, जैसे मैं आपको, मोहन, या लिख दो खेलने जाता है, खेलने जाता है, तो जाना तो क्रिया हो गया है ना, जाना तो क्रिया हो गया। अब मैं यहीं लिख दूं कि मोहन धीरे धीरे बाजार जाता है, या धीरे धीरे खेलने जाता है, खेलने जाता है, जाता है। अब देख, एक बात बताओ, खेलने जा रहा है, डजंट, इसमें कोई मतलब नहीं है कि हाँ वो खेलने जा रहा है, ये तो आपकी क्रिया हो गई है। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें लिख दिया मोहन धीरे धीरे खेलने जाता है, तो जो उसका खेलना है ना वो बहुत धीरे धीरे है, तो खेलने की भी विशेषता बताई जा रही है, यानी कि जो उसकी क्रिया है उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, क्या वो उसका गुण है या अवगुण है, जो भी है, तो ये जो धीरे धीरे शब्द हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कहें कि मोहन क्रिकेट खेलता है या फिर मैच खेलता है, तो ये क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। लेकिन वो कहें कि वो बहुत तेज खेलता है या वो बहुत तेज दौड़ता है, तो क्या हो जाएगा? जो तेज शब्द है ना वो आपका क्रिया विशेषण में चला जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने अब आपको एग्जाम्पल बता दिया। अब क्या करना, हमें अपने ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं इसमें। ठीक है, और अगर आपको पता है तो मुझे आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि पता चल जाए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है,
पढ़ लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन लिखा है वह धीरे धीरे बोलता है, ठीक है, एक एक कर पे पढ़ेंगे, वो धीरे धीरे बोलता है, ये आ गई क्रिया, ये आ गई इसकी विशेषता। फिर भी चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं, है ना। वह काला कुत्ता है, देखो ये बात तो बिल्कुल वाक्य क्लियर हो गया कि वह काला कुत्ता है, इसमें क्रिया थोड़ी ना हुई है, कोई काम थोड़ी ना हुआ है, इसे बताया गया है, आप किसी के बारे में बता सकते हो, है ना। फिर है आपका रमेश तेज धावक है, देखो ये तेज धावक है, यानी कि वो है, इस बात को कह दिया कि वो रेसर है एक तरीके से, इसमें काम थोड़ी ना हुआ। सबसे पहले क्रिया विशेषण ढूंढने के लिए हमें क्रिया ढूंढना पड़ेगा, तभी तो उसकी विशेषता ढूंढेंगे। जब क्रिया ही नहीं होगी सेंटेंस में, वाक्य में, तो कहाँ से क्रिया विशेषण होगा। डी है सत्यवाणी सुंदर होती है, देखो ये बात भी क्लियर है, ये बात तो सही है ना, सत्यवाणी सुंदर ही होती है, कोई काम थोड़ी ना हुआ है, इसमें क्रिया हुई है, नहीं हुई है। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपका सबसे पहले पढ़ा था कि वह धीरे धीरे से बोलता है, बोलना क्रिया हो गई, और धीरे से बोलता है वो उसकी विशेषता हो गई, तो यही होगी आपकी क्रिया विशेषण, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, ए हो गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, क्या है मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। देखो मानक हिंदी क्या होती है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें क्या हम अपने व्यवहार में यूज कर लेते हैं और उन्हें ऊंचा उठा दिया करते हैं। ऊंचा क्या मतलब होता है, जो हमारी भाषा है उसको हम अगर अच्छे से आदर से क्या कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, तो उसी आवाज को यानी कि उसी भाषा को तो ऊंचा उठाया जाता है, चाहे वो हिंदी हुई, है ना, तो उसे क्या किया जाता है, उसे मान सम्मान से बोला जाता है, तो उसे ही बोला जाता है एक मानक शब्द को, या मानकीकरण कहा जाता है। ये तो मैंने आपको इसकी परिभाषा के तौर पे बता दिया। पढ़ लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट लिखा साहित्य के रूप में हिंदी स्वीकार्य रूप, यानी कि हिंदी को साहित्य के रूप में स्वीकार कर लिया। साहित्य क्या होता है आपका, जिसमें हिंदी के बारे में बताया गया है, ठीक है। और बी आपका केवल लिखने पढ़ने की हिंदी। देखो लिखने पढ़ने की हिंदी से कोई मतलब नहीं होता, लिख दिया पढ़ दिया, लेकिन हम तो बोलते भी है ना, बोलने का तरीका भी तो होना चाहिए हिंदी का। अब लिखा कुछ है और पढ़ कुछ और है, वो थोड़ी ना हो जाएगी हिंदी का अर्थ कोई। तो देखो सेकंड वाला तो हमारा हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। सी पढ़ लेते हैं साधारण बोलचाल की हिंदी। साधारण बोलचाल क्या, जो हम लोग बोल रहे हैं, घर में भी बोलते ही हैं वैसे, लेकिन आपको क्या है, मैं आपको स्टेज पर खड़ा कर दूं तो आप क्या वैसे ही बोलोगे जैसे आप घर पर बोलते हो, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। जैसे आप स्कूल में अपने दोस्तों से बोल रहे हो, ऐसे बात कर सकते हो आप स्टेज पे, तो वो हिंदी नहीं कहा जाएगा, ठीक है। एक सुव्यवस्थित तरीके से हिंदी को यूज करा जाएगा, वहां पे उसका उपयोग किया जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। डी है मध्यकालीन साहित्य पुस्तकों की हिंदी। मध्यकालीन में पहुंच जाएंगे हम, वहां पर पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज थी, पाली थी, प्राकृत थी, वो वाली बोलेंगे क्या हम लैंग्वेज, है ना, खड़ी बोली बोलेंगे। हाँ बहुत जगह बोली जाती है, लेकिन उसे नहीं कहा जा सकता। तो देखो, और ये कहा पुस्तकों की हिंदी। देखो पुस्तकों की हिंदी बहुत कमी से आपको देखने मिलेगी, ठीक है, मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगा। एक कर्नाटका का गांव है मट्टूर, वहाँ आज भी संस्कृत बोली जाती है। सिर्फ अभी जहाँ तक के मैंने पढ़ा है वहाँ तक का मैं आपको बता रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया में एक कर्नाटक है, एक गाँव है मट्टूर, वहाँ आज भी संस्कृत बोली जाती है, ठीक है। तो क्या उन्होंने हिंदी को यानी कि संस्कृत को ग्रहण कर रखा अच्छी तरीके से। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो है आपका ए, साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, यानी कि साहित्य रूप से हमने हिंदी को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, उसका मानकीकरण कर लिया है, ठीक है। तो हमारा 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, यानी कि किस वाक्य में अच्छा, देखो अच्छा ढूंढना है, इसमें शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें जो अच्छा लिखा है वो विशेषण के किस रूप में हुआ है। जो अच्छा है ना, ये विशेषण है आपका, और कहाँ पर सही तरीके से उपयोग है ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। पढ़ लेते हैं अब अपने ऑप्शन। फर्स्ट है तुमने अच्छा किया जो आ गए, ठीक है। देखो विशेषण क्या होता है, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता ही तो बताता है, ठीक है। तो पहले इसमें देखो संज्ञा कहाँ है और सर्वनाम कहाँ है। तुमने तो चलो मान लिया मैंने, इसमें सर्वनाम है, संज्ञा तो है नहीं, किया जो आ गए, तो ये इसकी विशेषता थोड़ी ना बता रहा है कि तुम आ गए, ठीक है। फिर पढ़ लेते बी, ये स्थान बहुत अच्छा है। ये तो आपकी चली गई सर्वनाम में, स्थान यानी कि जगह, बहुत अच्छा है। देखो बहुत अच्छा है, ये जगह की विशेषता बता रही, जो जगह है, जो भी स्थान है यहाँ पर वो बहुत अच्छा है, यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विशेषण होगा। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं सी ऑप्शन को। सी है अच्छा तुम घर जाओ, क्या है, अच्छा तुम घर जाओ। देखो अच्छा तो है, लेकिन अच्छा किसकी विशेषता बता रही, तुम घर जाओ की विशेषता बता रहा है क्या ये, और तुम घर जाओ से मतलब क्या होता है, तुम तो तुम्हारा सर्वनाम हो गया, तो इसकी विशेषता बताई जा रही है। फिर डी आता है अच्छा है वह अभी आ गए, मतलब ये तो बात कही जा रही, अच्छा है कि आप आ गए, ये भी तो बोल सकते हैं हम यहाँ पर।
तो देखो आपका जो राइट आंसर है ना वो आपका हो जाएगा बी वाला। ये स्थान बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर स्थान की विशेषता बताई जा रही है और इसे ही हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो हमारे 8th का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखो मैं आपको बार बार अपने सारे प्रैक्टिस सेट में एक ही बात बोलती आई हूँ कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर मैं इसे जल्दबाजी में पढ़ती ना तो इसके आंसर तक हम नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इसमें लिखा अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, या तो मैं विशेषण ढूंढती या फिर अच्छा ढूंढती, अच्छा ढूंढ कर इस पर टिक लगा देती किसी पर भी। तो नहीं, ऐसा नहीं करना, हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है। हिंदी में पढ़ना और उसका अर्थ ग्रहण करने में फर्क होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, पढ़ लेते हैं इसे। निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। देखो ये क्वेश्चन भी आपका सन 2000 में आया हुआ है। ठीक है, शायद ये किसी टीसी या आपके स्टेनो एग्जाम में आया होगा। निश्चित शब्द किस क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। निश्चित शब्द है, ठीक है, फिर एक क्रिया विशेषण के किस भेद के, यानी कि जो क्रिया विशेषण होता है आपका वो कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो होता है आपका, एक मिनट में बताती हूँ आपको। क्रिया विशेषण एक तो परिमाणवाचक होता है आपका, संबंधबोधक होता है, और आपका एक संबंधबोधक विस्मयबोधक होता है, और कौन सा होता है आपका क्रिया विशेषण है ना, एक तो क्रिया विशेषण स्थानवाचक, परिमाणवाचक और संबंधवाचक और विस्मयबोधक, यही होते हैं आपके। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं अब ऑप्शन में। ऑप्शन है आपका ए परिमाणवाचक, बी आपका प्रश्नवाचक। देखो परिमाणवाचक को स्किप करके एक बार ही पढ़ लेते। प्रश्नवाचक, क्या इसमें कोई प्रश्न पूछा गया है, कोई प्रश्न पूछा गया है, सिर्फ एक शब्द दिया है आपको निश्चित। पहली बात तो ये इसका पार्ट ही नहीं होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर आता है हेतुबोधक, ये भी नहीं होता इसका पार्ट। हेतुवाचक नहीं, एक ही ऑप्शन बचा है ए परिमाणवाचक। परिमाण यानी कि जो हमें पता चलता है किसी के परिमाण के बारे में, ठीक है, कि ये संख्या निश्चित की गई है तो ये परिमाण बता रही है। तो क्या हो जाएगा, 9 का हमारा ए आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th में पढ़ लेते हैं। अभिधेयार्थ वाचक शब्दों का संबंध किससे है, यानी कि जो शब्द दे रखा है आपका अभिधेयार्थ वाचक जो है ये शब्दों का संबंध किससे है। ठीक है, पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ। जो आपका अभिधा होता है, वैसे इसका जो अर्थ है यानी कि इसका जो नाम है वो अभिधा होता है, इसमें अभिधार्थ लिख दिया यानी कि अर्थ भी लगा दिया है। ये एक ऐसे शब्द होते हैं जिनमें क्या है, इनका मूल रूप होता है और ये क्या करते हैं, मुख्य अर्थ बता देते हैं। अगर ये किसी वाक्य में है ये शब्द तो क्या करेंगे, उस वाक्य का मूल अर्थ बता देंगे, मुख्य अर्थ क्या निकल रहा है वो बता देते हैं, अभिधा अर्थ जो होते हैं आपके। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मूल अर्थ बताते हैं। इतना बात आपको डेफिनेशन में ध्यान रखनी है। अब पढ़ लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन लिखा है ए प्रेरणात्मक से। देखो प्रेरणा वाली बात तो कुछ हो नहीं रही है। ठीक है, मान लो ये अगर बोध करा दे जैसे कि राम बाजार जाता है, मान लो ये छोटा सा शब्द है। ठीक है, कहाँ जाता है, बाजार जाता है, जाता कौन है, राम जाता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, मुख्य अर्थ तो पता चल रहा है, लेकिन इसमें कौन सी प्रेरणा वाली बात कौन सी हो जाती है। ठीक है, प्रेरणात्मक तो हो नहीं सकता। बी आपका परिमाणवाचक, देखो इसमें परिमाणवाचक वाली बात ही क्या आ गई है, इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया, इसका अर्थ ही आपसे पूछा गया है। ठीक है, सीधे सीधे में शब्दों में कहा जाए इसका अर्थ पूछा गया, तो ये परिमाण नहीं बताता, ना ही प्रेरणा से रिलेटेड है। और सी आपका इनमें इन सभी से, यानी कि 4th भी पढ़ लेते हैं। डी लिखा मूलार्थ व्यंजकता से। देखो मूल अर्थ यहीं पे आ गया। मैंने कहा ना अभिधा क्या होते हैं, जो मूल अर्थ बताते हैं। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना जाना, जो अभिधार्थ होते हैं वो आपके मूल अर्थ बताते हैं, और यही हमें मिल गया मूल अर्थ व्यंजकता, यानी कि मूल अर्थ बताते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। देखो मैं 4 ऑप्शन पढ़ने के लिए क्यों कहती हूँ, देखो इसमें लिखा है इन सभी से, यानी कि इन्होंने तीसरे नंबर पर रखा है इसको, तो इसका मतलब हमें चौथा भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसे भी होते हैं कि आपको अभी तो क्वेश्चन नहीं मिले थे, लेकिन ये वाले क्वेश्चन होते हैं इन सभी से, ये सभी, तो हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ तो तीनों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे ना, इसलिए 4 ऑप्शन पढ़े जाते हैं। तो इसका 10th का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th में वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए, यानी कि जो वर्ण के अनुसार जो काल रखे गए हैं उनके बारे में हमें इंगित बताना है, वो कौन से हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा वर्ण क्या होता है, आपको सबसे छोटी इकाई बताई मैंने आपको हिंदी भाषा की। पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है आपका लुप्त। देखो लुप्त शब्द कौन से होते हैं आपका, जैसे कि ओम। ठीक है,
अनुनासिक जो आपकी ध्वनि नाक से उत्पन्न होती है अनुनासिक कहलाती है, यही तो है। ये वर्ण अनुसार काल, देखो ये चीज ध्यान करना, इसमें काल पूछा है। वर्ण तो बहुत सारे, उससे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये पूछा काल से उत्पन्न भेद, यानी कि काल यानी कि समय से भेद हो रहा है, इसका समय से पता करना है हमें। तो लुप्त में तो ओम शब्द आ रहा है, इसमें तो ज्यादा समय लगता ही नहीं है, खुद ही लुप्त होते हैं ये। अनुनासिक यानी कि जो ध्वनि हमारी नाक से निकलती है, अंक हो गया, अंग हो गया, ठीक है। उदात क्या होते हैं आपके, उदात होते हैं आपके ऊंचा, उच्च कह लो या ऊंचा कह लो, ऊंचा होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें समय पता चल रहा है कि ऊंचा नीचा, इसे कोई समय थोड़ी ना पता चल रहा है। फिर आपका है डी अनुदात, अनुदात का मतलब हो जाए आपका धीमा, धीमा या धीरे, देखो इससे अर्थ निकल जाएगा धीमा। जैसे मैं कहूँ मीरा धीरे धीरे चलती है, राम धीमा चलता है, या सोहन धीमी गाड़ी चलाता है, तो इसमें समय का बोध हो जाएगा। और इसमें पूछा ही काल के बारे में था, वर्ण अनुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए, तो सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, अनुदात हो जाएगा। अब देखो ये ऑप्शन भी देख रहे होगे कि ऊंचा और ऊंचा, देखो यही तो कह सकते हैं कि पहाड़ ऊंचा है ना, या कोई मेज ऊंची है, स्टेज ऊंचा है, यही तो बोला जाएगा। इसमें समय का तो पता नहीं चल रहा है ना, इसमें तो वाक्य हो रहा है, हमें तो समय ढूंढना था। तो हमने क्या करा, अपने आंसर को पहले इसका मीनिंग निकाल लिया और कहाँ तक पहुंच गए, आंसर तक पहुंच गए। इसीलिए मैं कहती हूँ क्वेश्चन इसलिए पढ़ा जाता है कि उसका हम अर्थ निकाल लें, चाहे हम कैसे भी आता है, अगर अर्थ निकाल लिया ना आंसर तक पहुंच जाएंगे। और इनके भी क्या करें, हमने अर्थ ही निकाले हैं। तो हिंदी में अगर आपको बेस्ट करनी तो सबसे पहले अर्थ निकालना सीख जाओ, चाहे वो कोई सा भी शब्द हो। तो हिंदी क्या हो जाती है हमारी, आसान हो जाती है अर्थ निकालने से। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 में देख लेते हैं, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है। कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है। देखो ये तो आपका मतलब फैक्ट क्वेश्चन है कि इसमें जो दे रखी होगी उतनी होगी, ठीक है। एक होते हैं आपके कृत प्रत्यय, एक होते हैं आपके तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्या होता है, धातु में कुछ शब्द जोड़ने से क्या होता है, उनका अर्थ प्रकट होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, आपका कृत प्रत्यय बोला जाता है। और तदित प्रत्यय में क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में कोई शब्द जोड़ा जाता है, ठीक है। तो जो इनकी संख्या होती है 30, 50, 40, 28, इनकी 28 संख्या होती है, ठीक है। जब आप हिंदी की क्लास लोगे तो आपको क्या कराया जाएगा, जब आप नोट्स बनाओगे तो आप उसमें क्या है, नोट्स कर लेने, वैसे 28 ही होती है और वो अलग अलग होते हैं। तो जब आप क्लास लोगे तो उसमें आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अभी मैं आपको नहीं बता सकती कि कौन कौन से वो 28 हैं, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अपने आंसर को टिक करना है। 12 का हमारा डी हो गया है। बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 में पढ़ लेते हैं, मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। भूतकालिक भेद, देखो इसमें भूतकालिक पूछा है, वैसे भी क्वेश्चन पढ़ो, मैं खाना खा चुका हूं यानी कि कार्य उसका समाप्ति हो चुका है, ठीक है। लेकिन आपके जो काल होते हैं, काल 3 होते हैं, भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल। इसमें भूतकाल की बात करेंगे। भूतकाल में भी जो है आपके 6 पार्ट में इन्हें डिवाइड किया गया है, किसमें, 6 पार्टों में इन्हें डिवाइड किया गया है, ठीक है। सामान्य भूतकाल होता है, पूर्ण भूत होता है, आसन्न होता है, संदिग्ध होता है, एक अपूर्ण भी होता है इसमें, ठीक है, और एक हेतु भी होता है। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं हम कौन सा होगा। मैं इनके मीनिंग बता देती हूँ, मतलब इसका अर्थ बता देती हूँ चारों के, तब आपको आपके आसानी से आंसर तक पहुंच जाओगे। मैं खाना खा चुका हूँ यानी कि काम समाप्त हो चुका है। ये भी तो कह सकते हैं मैंने खाना खा लिया था, है ना, कि उसने खाना खा चुका है, तो यानी कि वो कार्य समाप्त हो गया पूर्ण रूप से। ध्यान से समझना, सामान्य भूत में क्या होता है, जैसे कि जस्ट अभी अभी काम हुआ है कि हमने खाना खा लिया, ये काम अभी समाप्त हुआ है, ठीक है, इसमें समय का बोध हो गया कि हाँ काम हो चुका है। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है, आपका काम खत्म हो गया, मैं कल बाजार गया था, ये बात खत्म हो चुकी है, ठीक है। आसन्न भूतकाल में क्या होता है आपका, आसन्न भूतकाल में क्या होता है आपका, मतलब कि इसमें समय का बोध हो जाता है। जैसे कि मैंने खाना खाया है, क्या है, मैंने खाना खाया है, इसमें समय का बोध हो गया, क्या खाया तो है, बिल्कुल अभी हाल फिलहाल की बात होती है आसन्न में। संदिग्ध में क्या होता है, आपको ना शक होता है, शक कह सकते हैं कि संभावना एक तरीके से, कि उसने काम कर लिया होगा, ठीक है। ये बात हम सोच ही तो रहे, मतलब ये बात तो होगा कि कर लिया है, होगा, उसने कर लिया होगा, होगा में चला गया है। तो आपका जो राइट आंसर है ना इसमें, वो आपका पूर्ण भूत है, पूर्ण भूतकाल है। वो कैसे, मैं खाना खा चुका हूँ यानी कि मैंने खाना खा लिया था, बात तो वही है ना, काम खत्म हो चुका है ना, कि वह खाना खा चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 13 का बी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th,
ये सॉरी 13 14 पढ़ेंगे हम। 14 में है कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक है। कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक है। देखो अब कारक आ गए। देखो कारक कितने होते हैं आपके, 8 प्रकार के होते हैं। मैं कह रही हूँ आप 8 प्रकार मत पढ़ो, अभी हमारे सामने 4 लिखे हुए हैं, हम इन्हीं पे क्या करना। देखो वहां पर एग्जाम में आपको मिनिमम टाइम मिलता है, हमें क्या करना, अपने ऑप्शन से आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, तो हम सारे 8 कारक, ऐसा थोड़ी ना कि वहां पर रफ पेपर लिया और 8 कारक लिखने बैठ गए, कुछ मत करना, इन्हीं पे करके देख लेना। जैसे हम पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को संपादन के लिए, के और के लिए, सॉरी को और के लिए होता है ना, को और के लिए संबोधन हे अरे, है ना, ऐसे पुकारा जाता है संबोधन जब करा जाता है। तो देखो इसी में मैंने इनके अर्थ लिख दिए। अब हम पहुंच जाते हैं अपने क्वेश्चन में। कृष्ण ने गाना गाया, देखो ने आ रहा है, कर्ता की बात हो रही है। कृष्ण ने गाना, किसने गाया, कृष्ण ने, तो वो कर्ता हो गया ना। तो देख लेते हैं कहाँ पर लिखा, कर्ता ने, देखो ने यहाँ पर भी ने लिखा है और यहाँ पर भी ने लिखा है, सेम आंसर मिल गया हमें। कृष्ण ने गाना गाया, करने वाला ही तो होता है कर्ता, तो हमें आंसर मिल गया हमारा बी ऑप्शन में, बी में। आपको कुछ नहीं करना, पढ़कर आप जाओगे, मुझे पता है सब लोग होशियार होते हैं, क्योंकि जब एग्जाम होता है तो सभी पढ़ते हैं, ना पढ़ने वाले भी पढ़ते हैं। तब क्या करना, चारों ऑप्शन के सामने ही लिख देनी है उनके बारे में कि कौन सा कारक क्या कह रहा है, और फिर अपना क्या है, आंसर तक पहुंच जाना है। ठीक है, तो हमारा 14 का आंसर क्या हो गया है, बी हो गया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। ठीक है, 15 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 15 में क्या है, स्वतंत्र सत्ता ना धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। स्वतंत्र सत्ता यानी कि धारण ना करने वाले, जिन, यानी कह सकते हैं जिन शब्दों को हम स्वतंत्र में नहीं बोल सकते, है ना, स्वतंत्र रूप से उन्हें नहीं बोल सकते शब्द, सॉरी स्वतंत्र सत्ता, हाँ, धारण ना करने वाले जिन शब्दों को हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। अब देखो ये पढ़ लिया, हमें नहीं पता ये किसकी परिभाषा है। अब ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं। ए क्या है, ऋण, बी है योग ऋण, सी आपका योगी, और डी आपका इनमें से कोई नहीं। देखो ऋण क्या होते हैं, ऋण वे शब्द होते हैं, ये आपके मूल शब्द होते हैं, जब इनके खंड यानी कि इनके टुकड़े करे जाते हैं तो इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। यही तो कहा जाता है ऋण में भी। ठीक है, कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, सॉरी। उसके बाद में आता है आपका यौगिक। यौगिक में क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक ऋण शब्दों को मिलाकर के क्या है, आपके यौगिक बन जाते हैं। जैसे कि दिन और रात, दिन शब्द क्या है, वो आपका ऋण में चला जाएगा, क्योंकि उनके खंड करेंगे अर्थ नहीं निकलेगा। दी प्लस ना करके कोई अर्थ निकल सकता है, नहीं। लेकिन दिन रात मिलकर क्या होगा, यहाँ आपका यौगिक बन गया है 2 शब्दों को जोड़कर, तो इसका खंड करने पर इसका मीनिंग निकल सकता है। फिर आता है आपका बी, योग ऋण। योग ऋण क्या होते हैं, योग ऋण वे शब्द होते हैं जो आपके क्या है, मतलब 2 वर्णों को मिलाकर, या एक ही शब्द दे रखा होता है लेकिन उसका अर्थ तीसरा प्रकट हो जाता है। 2 शब्दों को मिलाकर हमने बनाया एक शब्द, और लेकिन उसका अर्थ क्या तीसरे पर जाता है। जैसे कि पंकज, पंकज मतलब कि आपका कमल का फूल। ठीक है, पंकज में 2 शब्दों को जोड़ा था उन्होंने, 2 वर्णों को जोड़ा था, लेकिन अर्थ किस पर जा रहा, पंकज यानी कमल का पर्यायवाची। ठीक है, तीनों की डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। पहुंच जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन था स्वतंत्र सत्ता से धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो आपकी ये कहलाएंगे यौगिक। देखो ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते ना, अब अलग अलग करके नहीं बोले जा सकते, उनका अर्थ प्रकट नहीं होगा। क्या है, दिन और रात। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, 15 हो गया, सी। बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 पढ़ लेते हैं। पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द है। पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द है, यानी कि अगर जो लेटर आप लिखते हो, चाहे वो इंग्लिश में लिख रहे हो या हिंदी में पत्र लिखते हैं, तो उसमें जब हमारी फर्स्ट लाइन होती है, पहले बार में तो हम एड्रेस वगैरह लिखते, सॉरी सबसे फर्स्ट लाइन पे क्या लिखते हैं, उन्हें संबोधित ही करा जाता है। चाहे आप अपने मित्र को लिख रहे हो, चाहे आप अपने टीचर को लिख रहे हैं, या फिर आप अपने माता पिता को लिख रहे हो, पत्र तो लिखा जाता है ना। तो उसमें जो हम संबोधन करेंगे उनसे क्या कह करके मतलब पत्र लिखा जाएगा। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है सन 2010 में। प्रिय, देखो अपने से बड़े की बात हो रही है, देखो बड़ों लोगों को प्रिय लगाकर नहीं बोला जाता। ठीक है, फिर पढ़ लेते हैं बी, श्रद्धेय, सी आपका चिरंजीवी, और डी आपका आयुष्मान। देखो प्रिय लगाया जाता है मित्रों के लिए। अगर आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो आप मित्र को लिख सकते हैं। ठीक है, सखा भी लिख सकते हैं उसे। चिरंजीवी और आयुष्मान क्या होता है आपका, ये भी आप अपने छोटे से या जितने भी आपके प्रिय लोग होते हैं उनके लिए आप ये यूज कर सकते हो, ये दोनों भी। लेकिन जो श्रद्धेय शब्द है ना, ये अपने से बड़े के लिए यूज करा जाता है, और यही हमसे पूछा गया है।
श्रद्धेय लिख सकते हैं, आदरणीय लिख सकते हैं, पूजनीय लिख सकते हैं। ठीक है, पूजनीय पिताजी, बड़े हैं ना वो आपसे, आपके भाई भी हैं, बड़े हैं, तो वो भी उनके लिए क्या है, या तो श्रद्धेय लिखोगे, या आदरणीय लिखोगे, या पूजनीय लिखोगे। ठीक है, तो यही पूछा था कि पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन क्या करेंगे, आप श्रद्धेय से करेंगे। ये शब्द को आप ऐड कर लेना, क्योंकि आदरणीय पूजनीय आपने पता होगा, मैं मानती हूँ आपको ये वाली बात पता होगी, लेकिन श्रद्धेय शब्द भी यूज करा जाता है, ये आप क्या अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा 16 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 में, पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। पत्र में अपरिचित, देखो पहले यहाँ देख लो, अपरिचित, अपरिचित का मतलब होता है जिन्हें हम जानते नहीं है, है ना, उन्हें तो कहा जाएगा अपरिचित, जिनसे हम परिचित नहीं है, को संबोधित करने के लिए उपयुक्त। अभी हमने पढ़ा था कि अपने से बड़ों के लिए क्या उपयुक्त होगा, और अब इन्होंने पूछा है कि अपरिचित, जिन लोगों को हम जानते नहीं है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, प्रिय महोदय, ठीक है, चलो। बी है आपका आदरणीय, आदरणीय मैंने बताया बड़ों के लिए होता है, चाहे वो आपके भाई हो, माता पिता हैं, बड़ों के लिए होता है। श्रीमान भी हम बड़ों के लिए ही लगा देते हैं। ठीक है, फिर डी है इनमें से कोई नहीं, चलो ये भी बड़ों के लिए लगाते हैं, प्रिय महोदय भी लगाते हैं। अपरिचित लोग हैं जिसे हम जानते ही नहीं, उनके लिए क्या लगाएंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात ये हो रही, श्रीमान लगा हुआ है, श्रीमान तो हम किसी क्या होता है, जेंट्स के लिए लगाते हैं, मतलब कि किसी पुरुष के लिए लगाते हैं श्रीमान, है ना, यही तो होता है। और उससे पहले भी हमें ये पता होना चाहिए कि वो बड़े तो हों, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। अब इसमें पूछा गया कि आपको अपरिचित लोग, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, तो देखो इसमें लगाएंगे हम प्रिय महोदय, या तो महोदय लगाएंगे या प्रिय महोदय लगाएंगे। ठीक है, जो अपरिचित लोग होते हैं। आप लोगों ने पत्र लिखा होगा, यानी कि आप लेटर वगैरह देखते होंगे, जो लोगों को भेजा जाता है, अधिकतर महोदय का यूज होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रिय महोदय लिख सकते हैं उसमें। तो अपरिचित लोगों के लिए क्या लगाएंगे, प्रिय महोदय लगा देंगे। ठीक है, ये दोनों आपके बड़े के लिए लगाया जाएगा। तो हमारा 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। 18 लिखा है, जो ये चिन्ह दे रखा है आपको, ठीक है, जो ये चिन्ह है, ये आपका चिन्ह ऐसे बना हुआ है, देखो ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ऐसे हुआ है, चिन्ह का नाम क्या है। वैसे मेरे हिसाब से इसे बनाकर या इसे देखकर सबको पता है इसका नाम क्या है। इसे चंद्र बिंदु कहा जाता है, यानी कि चांद तो हमारा ये हो गया, चंद्र हो गया, इसमें बिंदी लगी हुई है, तो इसे बोला जाता है चंद्र बिंदु। ठीक है, अर्थ तो पता है, आप ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन लिखा अनुसार, देखो अनुसार आपके वर्ड नहीं होते, उसमें क्या आपकी अंक बिंदी होती, जैसे अंक हो गया, ऐसे ही तो होते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह में आपके पता क्या आते हैं, एक आपके अनुसार भी इसमें आ जाते हैं और आपके विसर्ग भी इसमें ही आते हैं, ये होते हैं। अगर ऐसे शब्द होंगे तो अयोगवाह होंगे, लेकिन यहाँ तो क्या है, आपको साफ साफ दिख रहा है अनुनासिक चंद्र बिंदु। देखो अगर यहाँ पर चंद्र बिंदु ना लिखा होता, अनुनासिक होता, तब आप पहचान पाते। मान लो सपोज मैं इसे नहीं लिखूं, ये है ही नहीं, मान लो इसे देख के तो आपने पहचान लिया कि ये चंद्र बिंदु, अगर ये नहीं होता, अनुनासिक होता, तो आप कैसे पहचानोगे। फिर नीचे लगा हलंत, वो नीचे लगाते वो होता है, अनुनासिक से कैसे पहचानते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, कुछ शब्द होते हैं आपके, जैसे कि आंख, ये शब्द होता है नहीं होता है आपका, चांद भी होता है, चंद्र भी बोलते हैं, चंद्र में भी लगा देते हैं। ठीक है, चलो इसे छोड़ो, आप आंख को देखो, इसमें देखो आपका चंद्र बिंदु लगी भी है, ये किसे बोले जरा, आंख। इसमें क्या होता है, इसकी जो हमारी आवाज़ आती है वो भी हमारी नाक यानी कि नासक की ध्वनि भी इसको बोला जाता है, इसके उच्चारण में भी। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ये वाले जो अनुनासिक होते हैं वो भी आपके चंद्र बिंदु के ही उसमें आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 को पढ़ लेते हैं। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखो अभी मैंने बताई थी व्यक्तिवाचक, किताबी परिभाषा ना पढ़ो तो बेहतर होगा। देखो मैं ये नहीं कह रही कि किताबी भाषा नहीं पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए, लेकिन वो भाषा पढ़ो जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत एक ही लाइन में मैंने आंसर दे दिया था, क्रिकेटर हो गए, डॉक्टर हो गए, अगर इनके बारे में बताई जा रही तो वो जातिवाचक, अगर इनके नाम के बारे में बताया जा रहा है तो वो व्यक्तिवाचक। यही बात तो बताइए, सिर्फ इतनी सी परिभाषा याद रखनी, किताबी परिभाषा याद मत करो, या किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को या गुण को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक बतानी है, अब आपको बताना है, यानी कि स्पेशल यानी कि प्रसिद्ध नाम होगा किसी चीज़ का तो यहाँ हो जाएगी, वरना नहीं होगी, यही ढूंढना है। फर्स्ट में लिखा है मांडवी, फिर लिखा है बी घरेलू। देखो ये घरेलू शब्द है, घर तो सभी होते हैं, कोई घरेलू बात होगी, किसी घर का नाम नहीं लिया गया है यहाँ पर।
फिर सी आपका भला, भला क्या हो गया आपका, ये आपका विशेषण है, कहते हैं ना भगवान तुम्हारा भला करे, ऐसे तो बोला जाएगा इसको, ये कोई व्यक्तिवाचक थोड़ी ना होगी, किसी का नाम थोड़ी ना। स्वतंत्र, स्वतंत्र यानी कि आज़ादी, भारत स्वतंत्र देश है, ठीक है, इसमें कौन सी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई है। लेकिन जो मांडवी शब्द है ना, ये आपका जगह का नाम भी होता है, ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। देखो मान लो यहाँ ये नहीं होता, बाकी क्या 3 को गलत को तो निकालना ही है ना, सबका अर्थ निकाल लेते हैं, अर्थ निकालने के बाद क्या होता है, हम आंसर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो हमारे 19 का क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 में कहा है कि निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। देखो फिर से वही बात है, गलत है पूछा है, ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा शब्द, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें इक प्रत्यय लगने से बने, इनमें से कौन सा पद गलत है, यानी कि इक प्रत्यय उसमें लगा हुआ ही नहीं है, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है आपका पाक्षिक। देखो पक्ष में अगर मैं इक जोड़ूंगी तभी पाक्षिक होगा, और पक्ष का एक अर्थ होता है। भौमिक, इसे पक्ष पढ़ा जाएगा, भौमिक इसे भूमि पढ़ा जाएगा। मैं हाथों हाथ इसके अर्थ बता दी चल रही। सामाजिक, फिर आता है डी आपका देविक, इसमें देवी आ जाएगा। लेकिन जो सी है ना सामाजिक, इसमें नहीं लगा सकते हम। सामाजिक जो शब्द है आपका, इसमें इक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ठीक है, इसमें इक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, इनके अर्थ निकल रहे हैं, इसका नहीं निकल रहा है, तो इसका ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, मैं फिलहाल सामाजिक पर टिक लगा रही हूँ, लेकिन इसका जैसे ही मुझे आंसर सही मिलेगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे सामाजिक में लग रहा है, समाज प्लस एक भी तो सामाजिक हो सकता है। लेकिन पता है आपको क्या है, ये जो मात्राएं लगाई हुई ना, इन मात्राओं के ज्ञानों की वजह से हो रहा है ये सब। ये छोटी की मात्रा, छोटी कैसे बनती है हमारी, छोटी कैसे बनती है, जब हम जब वो पढ़ते हैं हम संधि, वो सॉरी आपके जब हम गुण संधि वगैरह संधि पढ़ते हैं ना, उसकी रिकॉर्डिंग आपको ये संधि विच्छेद इसमें किए गए हैं। यहाँ पर ना आपकी दीर्घ संधि आ रही है समाज प्लस एक में, इस वजह से क्या है सामाजिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप इसके क्या है डाउट में रख देना, इसका आंसर मैं ही बता दूंगी आपको, इतना इस पर वो मत करना फोकस, ठीक है। 20 का वैसे मैं सी बता रही हूँ, फिर भी मैं बताऊंगी इसका आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में पढ़ लेते हैं। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन में, उपसर्ग पूछ रहा है, विपरीत भी पूछ रहा है, ये 2 पूछ रहा है इसमें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर हम क्या है उसके ऑप्शन तक पहुंचेंगे। उपसर्ग क्या होते हैं, वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ के क्या है उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसको हम उपसर्ग कहा जाता है, या फिर उसकी विशेषता बता देते हैं, उसे उपसर्ग कहा जाता है, ठीक है। अब उपसर्ग लगाएं, व्यवस्था शब्द दे रखा है, इसमें मुझे उपसर्ग लगाना है और उसका अर्थ विपरीत, विपरीत यानी कि इसका उल्टा अर्थ, विपरीत को उल्टा ही तो कहते हैं, विलोम शब्द तो कहा जाता है, तो विपरीत हो जाए। अब लगा देते हैं, देखो कुछ नहीं करना, अगर आपको आते भी नहीं है ना, पता ही नहीं है कि उपसर्ग कितने होते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक एक को इसमें जोड़ देना। अव्यवस्था हो जाएगा, चलो अव्यवस्था हो जाएगा तो इसका विपरीत हो जाएगा व्यवस्था का अव्यवस्था। देखो लगा ही लेते हैं, बड़ा यहाँ तो लिखा है, जैसे लिखा है वैसे वैसे नोट कर लो। अव्यवस्था हो गया, फिर आपका बी है अव्यवस्था हो गया, फिर सी लिखा है परिव्यवस्था, है ना, परि तो लिखा है, परिव्यवस्था हो गया, परिव्यवस्था सॉरी, फिर आएगा उपव्यवस्था, उपी आ जाएगा, यहाँ नोट कर देते हैं। उपव्यवस्था, अब आप देख लो कौन सा इसका यानी कि व्यवस्था का उल्टा हो जाएगा, व्यवस्था और अव्यवस्था ही तो कहा जाता है, कुछ और तो नहीं कहा जाता। तो कहाँ लिखा है अव्यवस्था, आपका बी ऑप्शन में लिखा है, ए में लिखा, ये बताओ ए होगा या बी होगा, अव्यवस्था। देखो अव्यवस्था होता है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। कुछ नहीं करना, उपसर्ग नहीं आते हैं तो जोड़कर अर्थ तो निकाल सकते हैं ना, अर्थ तो हम ग्रहण कर सकते हैं ना, अब गलत तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो उपसर्ग में क्या हो जाएगा हमारा 21 का बी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। देखो फिर से क्रिया विशेषण पूछा गया है।
पहले क्या है क्रिया विशेषण की, मैं आपको डेफिनेशन फिर से बता देती हूँ। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण, इन्होंने सिर्फ शब्द पूछा है। ठीक है, यानी कि वो शब्द उपयोग यहाँ पर हुआ है, रखा हुआ है। चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है आपका सूर्योदय, फिर आपका नीला, फिर आपका विगत, फिर आता है आपका धीरे धीरे। चलो इनके सेंटेंस ही बना लेते हैं। सूर्योदय, सूर्योदय सुबह के समय सूर्योदय होता है, ये सूर्योदय की कोई व्यवस्था है? वो तो बात बताई गई है, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर आ रहा है नीला, आकाश नीला होता है ना, यही तो हो रहा है, आकाश नीला होता है, ये तो विशेषण बता दिया हमने, है ना। इसकी विशेषता ही तो बता दी कि आकाश नीला होता है, उसका रंग क्या है, नीला है। फिर सी पढ़ लेते हैं विगत, वो विगत कठिन परिश्रम, मतलब कठिन व्यवस्था में है या कठिन कार्य में है, तो ये भी कोई उसकी क्या विशेषता बता दी मैंने, लेकिन क्रिया विशेषण थोड़ी ना बताया है। जैसे कि मीरा खाना खाती है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी बताया था, मीरा खाना खाती है ये क्रिया है, लेकिन मीरा धीरे धीरे खाना खाती है वो क्या हो गई, इसका क्रिया विशेषता हो गई। ठीक है, फिर फोर्थ पढ़ लेते हैं। फोर्थ है धीरे धीरे, देखो यही बात हो जाएगी। पहले भी मैं अपना आपको जो क्वेश्चन कराया उसमें भी यही एग्जाम्पल है, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, तेज, ऐसे शब्द जहां पर आते हैं वो क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, तो हमारा 22 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको क्या करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, 23 का क्वेश्चन है जिंदा शब्द क्या है। ओफो, जिंदा, जिंदा शब्द, जिंदा तो जिंदा ही है ना, जैसे कि इंसान जिंदा है, यही तो उसकी पहचान है, जिंदा है। कहते हैं इंसान हंस रहा है तो वो जिंदा है, वरना वो मरा हुआ है, यही कहा जाता है ना, मतलब सुना था मैंने कहीं कि इंसान अगर हंस रहा है तो वो जिंदा है, वरना वो मरा हुआ है। तो इसमें पूछा है शब्द क्या है, जिंदा शब्द क्या है, अव्यय है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है। देखो हमें नहीं पता, अगर मैं इसकी एक एग्जांपल ले लूं, मनुष्य जिंदा है, मनुष्य जिंदा है, इससे क्या पता चल रहा है, हमें मनुष्य के बारे में पता चल रहा है कि वो जिंदा है, तो ये क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है ना। मनुष्य जिंदा है, मनुष्य मरा हुआ भी तो हो सकता है, तब भी विशेषता ही बताएगा, लेकिन हमें अर्थ किसका निकालना है, जिंदा का निकालना है। अव्यय, देखो अव्यय क्या होते हैं, वैसे आंसर तो हम पहुंच ही जाएंगे, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन मैं इनकी सबकी डेफिनेशन आपको बता देती हूँ, परिभाषा। अव्यय क्या होते हैं, वे शब्द जिनके काल वचन और क्या होती है इनकी वचन ना बदले, वो होते हैं आपके अव्यय। और एक लाइन में बताएं तो जिसका कुछ भी खर्च ना हो, है ना तो काल खर्च हो रहा है उसका, ना क्रिया खर्च हो रही है। फिर आती है आपकी संज्ञा, संज्ञा की डेफिनेशन सबको पता है। विशेषण में क्या होता है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। सर्वनाम में जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, मनुष्य की विशेषता बताई जा रही है कि वे जिंदा है, तो यानी कि जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि विशेषण है, क्योंकि ये मनुष्य की विशेषता को बता रहा है। ठीक है, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में है, व्रत धातु में नुमुल प्रत्यय लगने पर शब्द रूप क्या होगा। यानी कि ये एक वर्ड शब्द दिया है, इसमें मैं ये जोड़ दूंगी तो क्या प्रत्यय लगने पर शब्द रूप क्या होगा, व्रत में ये से लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा, ये पूछा जा रहा है एक तरीके से। ठीक है, ये प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं आपके, जैसे उपसर्ग क्या होते हैं, किसी शब्दांश के आगे लग जाते हैं। प्रत्यय आपके क्या होते हैं, किसी भी शब्दांश के पीछे लगने से उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो मैं अगर व्रत में मूल जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, व्रंत। ठीक है, देखो ये ना की आवाज देता है अधिकतर, आपकी ये वर्ड जो दे रखा है ये आपकी ना की आवाज देता है, व्रंत, व्रत या भ्रांत। देखो बड़ा तो यहाँ पे कहीं पे आ ही नहीं रहा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। जो इसका राइट आंसर है ना वो है आपका सी ऑप्शन, व्रत हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपका एक फैक्ट क्वेश्चन है, इसको आपको क्या है ऐसे ही समझना है। तो बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 पढ़ लेते हैं। 25 में लिखा है, इनमें अव्यय कौन सा है। अव्यय मैंने आपको बताया, फिर से बता दे रही हूँ, अव्यय क्या होता है, इसका संधि विच्छेद कर लो ना, आ को हटा के आ प्लस वह, वह क्या होता है, वह मिस खर्च, और अव्यय यानी कि जिसका खर्च ना हो, है ना। तो जिसके काल, वचन और क्रिया में किसी भी शब्दांश में परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, सजल, बी आपका धीरे धीरे। देखो ये जो शब्द है ना ये तो रट गया होगा अब,
विशेषण, क्या क्रिया विशेषण है, तो इसे तो हटा ही दो अपने दिमाग से। फिर आता पतित, फिर आता है सुंदर। देखो सुंदर भी आपका विशेषण है, फूल सुंदर है, विशेषता बता रहा है, विशेषण हो गया, ये भी हट गया। जरूरी नहीं आंसर तक पहुंचना, गलत ऑप्शन को भी हटाना होता तभी तो आंसर निकल के आएगा। फिर आपके 2 बचे, अब ये पूछा जा रहा है। अब इनके मैं क्या कर लेती हूँ, संधि विच्छेद निकाल लेती हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, सा प्लस जल, ठीक है। पतित का क्या हो जाएगा, पा प्लस इत, पा प्लस इत हो जाएगा आपका, ठीक है। पा प्लस इति तो निकलेगा। देखो इत का कोई अर्थ तो होता नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सजल हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने इसका संधि विच्छेद करा, सा अलग निकल गया, जल अलग निकल गया, क्योंकि जल का अर्थ होता है। उपसर्ग हो या आपका संधि विच्छेद हो, अर्थ तो निकलेंगे ही ना, दोनों के सार्थक शब्द तो होने चाहिए उपसर्ग को हटाने के बाद। तो आपका सजल क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 25 का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सजल हो जाएगा। तो ये थे कुछ हमारे प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। तो और बाकी अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हो तो वो क्लासेस भी देख लीजिए। हिंदी प्रैक्टिस सेट के साथ में आपकी और भी क्लासेस चल रही हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, इकोनॉमिक्स की हो, हिंदी की है, मैथ की है, रीजनिंग की है। तो आपको क्या करनी है, सारी क्लासेस को देखना है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC GD हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, या आने वाली आपकी अपकमिंग कोई सा भी एग्जाम हो। तो आपके लिए क्या है, ये चैनल बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।